हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हमारी फीमेल लीड जियानली मैडम लिन से कह रही थी कि मेरी कजन रुआन तो शादी से भाग गई, अब मुझे ही उसकी जगह पर आपके बेटे से शादी करनी होगी। मैडम लिन उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि इसमें 5 मिलियन है। जियानली फौरन से लेते हुए बोली कि आप यही चाहती है ना कि मैं भी आपके बेटे को छोड़कर भाग जाऊं। आई स्वेयर कि अब तो मैं उसे कभी नजर भी नहीं आऊंगी। मगर ये सिर्फ उसकी खुशफहमी थी। मैडम लिन बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, मेरे बेटे की शादी की उम्र गुजरी जा रही है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वरना तो वो कब का किसी को पसंद ना कर लेता। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे शादी करो और मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडसन चाहिए। जियानली को ये पैसे तो चाहिए थे, मगर वो उनके बेटे सुयान से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने इधर उधर से सुन रखा था कि उनका बेटा कितना लोफर इंसान है जिसे अपनी जिम्मेदारियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में सुयान को अपने दोस्तों के साथ दिखाया गया, जहाँ उसे उसकी मॉम की कॉल आई कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसलिए ना का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम जल्दी से आओ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ। सुयान बेचारा तो अभी इनकार करने वाला था, ये कहकर के मैं भी शादी नहीं करना चाहता, मगर मॉम ने कॉल काट दी। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट शाओ, जो कि असिस्टेंट कम और भाई ज्यादा लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगा कि बॉस लड़कियों को टच करते साथ ही आपको डिजीनेस फील होती है, तो शादी कैसे करेंगे। यही तो सुयान खुद भी सोच रहा था। खैर अब वो घर की तरफ निकल पड़ा इस मामले को निपटाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जियानली सोशल मीडिया पर देखती है कि हाउ फैमिली के यंग मास्टर ने दोबारा से वायोलेशंस की और जियानली कह रही थी कि क्या बनेगा इस लोफर इंसान का, और मेरी तो इससे शादी भी होने वाली है, क्योंकि उसे अभी तक खुद भी नहीं पता था कि उसकी शादी होने वाली किससे है। खैर वो दुल्हन बन गई, क्योंकि 5 मिलियन कम भी नहीं थे। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड चेंजी की कॉल आई, जो बता रहा था कि मैंने रोवान को शादी से इसलिए भगाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी उस प्ले बॉय से हो जाए, वरना तो उसकी शादी ही खराब हो जाती। क्या तुम इसलिए मुझसे नाराज हो? उसे क्या पता था कि रुआन की जगह उसकी गर्लफ्रेंड ने ही सुयान से शादी कर ली। जियानली बोली कि तुम उसकी नजर में हीरो बन गए ना, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं? आज से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। तब तक सुयान भी रूम में पहुंच आया था। आते साथ ही उसने लाइट ऑफ कर दी, जो कि जियानली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुयान उसके पास आकर कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए हैं, मैं जानता हूँ कि ये शादी तुमने पैसों की लालच में आकर की। ना तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और ना ही मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक है। वैसे ये बातें करते करते वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होने लगा था, लेकिन जब जियानली ने अपनी जबान खोली कि मैंने भी ये शादी कोई शौक से नहीं की, तुम्हारी मॉम को ग्रैंडसन चाहिए, तो क्यों ना हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। यहाँ तो सुयान गुस्सा हो गया कि ऐसा थोड़ी होता है, किसी को भी ग्रैंडसन चाहिए होगा तो तुम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ जाओगी, क्रेजी वुमेन, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कहकर वो जाने लगा। जियानली को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। वो कहती है कि मुझे तुम में कौन सा इंटरेस्ट था, वैसे भी तुम जैसे लोफर इंसान को कौन सी लड़की पसंद करेगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जियानली ने मजे मजे से अपनी नींद पूरी की, मगर सुबह सुबह ही उसे एक और न्यूज मिली कि हाउ फैमिली का यंग मास्टर कल रात बार में मॉडल्स के साथ था। अब इधर जियानली सोच रही थी कि शादी की रात ही अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी लड़कियों के पास जाते हुए इसे शर्म नहीं आई। खैर यहाँ उसे कंपनी से भी मैसेज रिसीव हुआ कि हाउशन कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए न्यू यूनिफॉर्म बना रही है, जिसका साइज लेने के लिए हमें जाना होगा। जो सुनकर जियानली सोच रही थी कि ये तो मेरे हस्बैंड की कंपनी है। दूसरी तरफ सुयान अपने नेफ्यू ताबिन को थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुमने तो हाउ फैमिली का नाम ही खराब कर दिया है, जरूरत क्या है तुम्हें ऐसे लोफरों वाले काम करने की। जबकि ताबिन बोला कि अंकल मैंने इतना भी बड़ा कुछ नहीं किया, और वैसे भी न्यूज को मीडिया से कैसे हटवाना है, ये तो आपके बाएं हाथ का काम है। वो जाने ही वाला था कि तब तक यहाँ पर जियानली पहुँच आई। उसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि दिखने में भी कितना लोफर लग रहा है ना, इसे ड्रेसिंग करने की भी जरा सेंस नहीं। मगर सुयान का फिगर उसे बिल्कुल परफेक्ट लगा। वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। खैर उसने बताया कि मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म साइज लेने के लिए आई हूँ, जिस पर सुयान बोला कि ये 68 फ्लोर है। फिलहाल तो वो ताबिन को गुस्से की नजर में घूरी ही जा रही थी, जब तक वो यहाँ से चला नहीं गया। सुयान बोला कि तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, क्या इंसानों की बात तुम्हें समझ में नहीं आती। जियानली को तो वो यहाँ का छोटा सा एम्प्लॉय लग रहा था। कहने लगी कि ज्यादा बोलो मत, मुझे तुम्हारी कंपनी की तरफ से इजाजत है तुम्हारा यूनिफॉर्म बनाने की, चलो अब जल्दी से मुझे अपना नाप दो। जिसके बाद वो उसका शर्ट साइज मैयर करने लगी। बेचारा सुयान तो स्पीचलेस ही हो गया था, मगर दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की के टच करने से मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। इसी दौरान जियानली भी उसके मसल्स को फील कर रही थी। सुयान बोला कि क्या तुम इस तरह मैयरिंग करती हो। अब वो सॉरी करते हुए फौरन से पीछे हटने लगी, मगर सुयान ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है कि अब मुझे भी एक एक्सपेरिमेंट करने दो। वो देखना चाह रहा था कि आखिर मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। उसे अपने इतना करीब देखकर जियानली नर्वस हो गई थी। तभी उसे उसकी कुलीग की कॉल आई कि तुम गलत फ्लोर पे चली गई हो, 18 फ्लोर पे सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आओ। अब तो
उस बेचारी को समझ भी नहीं आ रही कि इससे सॉरी कैसे करूं, जबकि सुयान बोला कि नहीं नहीं, जा कहाँ रही हो, अभी तक तो तुमने पैंट का साइज लिया ही नहीं। जियानली तो फौरन वहाँ से भाग गई, जबकि यहाँ सुयान को भी वो कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग लगी, वरना तो उसे लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं था। उधर बाहर ही खड़ी जियानली सोच रही थी कि मैं उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। मैं मैरिड हूँ, चाहे मेरा हस्बैंड लोफर ही सही, मगर मैं उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। नेक्स्ट सीन में उसने अपनी सारी मयरिंग कंप्लीट कर ली थी, तभी उसकी कुलीग ने उसे एक ड्रेस पकड़ाया और एक एड्रेस देते हुए बोली कि इस पर जल्दी से इसे पहुंचा दो। जियानली वहां पहुंचते साथ ही कहने लगी कि मिस किंची की ऑर्डर करवाई हुई ड्रेस आ चुकी। तभी उसने देखा कि ओह शिट, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि किंची फौरन से ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई क्योंकि वो सुयान को पटाना चाहती थी। शाओ कहने लगा कि बॉस, हम सब अपनी फीमेल कंपेनियंस को लेकर आए हुए हैं, आपको भी भाभी को अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना, देखो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सुयन ने जियानली को देखकर उसे अपने पास बुला लिया, जबकि वो सोच रही थी कि अब ये क्या करने वाला होगा। सुयन उसे अपने पास बिठाते हुए बोला कि मेरी तरफ से ये गेम खेलो, अगर तो तुम जीत गई तो इसके जीते हुए पैसे तुम्हारे। दूसरी तरफ शाओ और ज़ैंग सोच रहे थे कि बॉस को तो लड़कियों से सख्त किस्म की एलर्जी है, फिर भी इनको इस लड़की को टच करते हुए कुछ हो क्यों नहीं रहा। उधर जियानली बोली कि मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। शाओ बोला कि आप फिक्र नहीं करें, बॉस आपको सिखा देंगे, बस आप उनके बिहाफ पर खेलती जाएं। इसी खेल में वो ये गेम हार जाती है। ज़ैंग बोला कि कुछ ज्यादा नहीं, बस बॉस ने 200 मिलियन गवा दिए। ये रकम तो जियानली के लिए बहुत ज्यादा थी। वो फौरन से उठ खड़ी हुई कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं, देखो अब मुझे जाना चाहिए, और फौरन वहाँ से भाग निकली। बाहर आकर सोच रही थी कि ओ गॉड, ये लड़का मुझसे वो पैसे मांगेगा तो नहीं ना, पर ये तो मुझे जानता तक नहीं, यकीनन इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलने वाले। ऊपर वाले मुझ पर रहम करना और दोबारा इसे कभी भी मेरा सामना ना हो। यहाँ बदकिस्मती से उसे मैडम लिन की कॉल आई, जो कह रही थी कि अगर तुम मेरे बेटे सुयान से दूर दूर रहोगी तो फिर मेरे ग्रैंडसन की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। उसे सुयान के होटल रूम का एड्रेस दिया, उसके लिए एक ड्रेस भी प्रिपेयर करवा दी थी ताकि वो सुयान से मिलने के लिए जा सके। नेक्स्ट सीन में जियानली उस होटल में पहुंच जाए, मगर इस ड्रेस में उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शाओ भी उसे देखकर सोचने लगा कि ये तो वही लड़की है ना। जियानली उसे अपने हस्बैंड का रूम नंबर बताकर पूछ रही थी कि ये कहाँ पर है। इधर शाओ सोचने लगा कि ये तो बॉस का ही रूम है। कुछ भी बताए बगैर वो उसे सुयान के रूम में जाकर बंद कर देता है। जियानली को वो कहीं पर नजर तो नहीं आया। बाथरूम के बाहर ही उसे खड़े आवाज देते हुए कहने लगी कि मिस्टर सुयान, शायद आप बिजी हैं, इसलिए मैं फिर कभी आ जाऊंगी, वैसे भी आप काफी बिजी रहते हैं तो आराम करें। तब तक सुयान भी बाहर आ गया और उसे देखकर तो जियानली को मिनी हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सुयान उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। वो बोली कि ये तो मिस्टर सुयान का रूम है ना, तुम यहाँ पर कैसे, कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई। ये कहकर वो जाने ही लगी थी, मगर सुयान उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी ड्रेसिंग करके किसी के भी रूम में जाओगी तो तुम सेफ होगी। जियानली उसे माफी मांगने लगी कि देखो मैं जानबूझकर तुम्हारे रूम में नहीं आई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जबकि उसने कहा था कि वो सुयान के रूम में जाना चाह रही थी, तो सुयान तो उसके सामने ही खड़ा है, इसलिए वो उसे किस करने लगा। मगर जियानली ने उसे चक्की काट दी, साथ ही वो उसे जोरों की चपेट मारते हुए इडियट कहकर वहाँ से चली गई। सुयान को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की चाहती क्या थी। इसने खुद ही तो कहा कि ये सुयान के रूम में जाना चाह रही थी। तभी उसे जियानली की कॉल आई, जो बता रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ बात कर रही हूँ, कितने स्टूपिड इंसान हो तुम, आज तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अभी अभी ही तो उसका पल्ला एक लड़की के साथ पड़ा था। अब वो सोचने लगा कि क्या सारी लड़कियां ही इस तरह की बेवकूफ होती हैं। नेक्स्ट सीन में घर की तरफ जाते हुए सुयान जियानली को देखकर उसे लिफ्ट देना चाह रहा था, साथ ही साथ वो उसे माफी भी मांगना चाहता है अभी अभी रूम में जो कुछ भी हुआ। जियानली ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, मगर फिर भी वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देता है, ये कहकर के बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं। फिर उसे माफी भी मांगी और समझाया कि तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सोच समझ कर करनी चाहिए। खैर तुम कहाँ जाना चाह रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद वो उसे अपना ब्लेजर भी दे देता है, ये कहते हुए कि आइंदा किसी भी अनजान शख्स के रूम में जाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। घर में वो अपनी उस पागल सी वाइफ से मिलने के लिए आया था, जिसको अभी तक उसने देखा तक नहीं। मेट से कहने लगा कि मैं रूम में उसका वेट कर रहा हूँ, जब वो घर आ जाए तो उसे रूम में भेज देना। इसके बाद मॉम तो सुयान को कॉल करके खुश हो रही थी कि यकीनन इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ा होगा, मगर सुयान बोला कि कहाँ का और कैसा रिलेशनशिप, कितनी पागल लड़की है वो, मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। वो जब अपनी मॉम से ये सारी बातें कह रहा था, तब तक जियानली भी पहुँच चुकी थी और बाहर ही खड़ी उनकी ये बातें सुन रही होती है। सोचने लगी कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। उधर मैडम लिन ने सुयान से कॉल कट करके इसे कॉल कर दी और कहने लगी कि सुयान तुमसे डाइवोर्स की बात करेगा, मगर तुम इसके लिए बिल्कुल भी राजी मत होना। अब डाइवोर्स से बचने के लिए जियानली के पास सिर्फ एक ही रास्ता था
था कि वो फिलहाल यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर वो इस गुस्से में सुयान के पास गई तो यकीनन इन दोनों की डाइवोर्स पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियानली अपने घर आती है। उसने दरवाजे से ही देखा कि चेंगजी उसकी कजन को वापस ले आया और उसके डैड से माफी मांग रहा था कि मैं रुआन को सिर्फ इसलिए लेकर गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसकी शादी उस लोफर इंसान से हो जाए। रुआन भी अपने डैड से यही कह रही थी कि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं। मगर इन लोगों की बातें सुनकर इधर जियानली काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि जो भी हुआ कुर्बानी का बकरा तो उसे ही बनना पड़ा। इन्हीं ख्यालों में गुम वो वापस जा रही थी और उसे पता तक नहीं चला कि वो गाड़ी के आगे आ गई है। वो गाड़ी भी किस्मत से सुयान की ही थी। शाओ बाहर आकर कहने लगा कि मैडम आपको नजर नहीं आ रहा क्या? उसके फेस पर देखकर कहता है कि अरे आप। जियानली भी उसे देखकर उस पर अपना गुस्सा उतारने लगी कि कल तुम्हारी वजह से मैं किसी गलत रूम में चली गई थी, यकीनन तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। उसे मारने के चक्कर में जियानली गिरने ही वाली थी कि सुयान ने उसे पकड़ लिया। कहता है कि मैडम ध्यान से, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। जियानली तो उसे देखकर भागने का ही सोच रही थी कि कहीं से वो 200 मिलियन याद ही ना आ जाए, मगर इससे पहले ही शाओ बोल पड़ा कि एक तो आपने हमारे बॉस की इतनी बड़ी रकम डुबा दी थी और अब हमारी गाड़ी भी आपकी वजह से डैमेज हो गई, तो इस बार तो आपको पे करना ही होगा। जो सुनकर वो फौरन से सुयान के मस्के लगाने लगी कि आप इतने रिच हो, यकीनन ये छोटी सी रकम तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती होगी। सुयान बोला कि चाहे तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे करो, पे तो तुम्हें करना ही होगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। शाओ से कहने लगा कि जल्दी चलो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। जियानली कंफ्यूज थी, पूछने लगी कि आखिर मुझे क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हैं? तो वो बोला कि तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? जबकि जियानली ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोचने लगी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं और काम करते हुए तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। सुयन उसे देखे बगैर कहने लगा कि अगर तुमने मुझे अच्छे से देख लिया हो तो अब अपनी नजरें हटा भी लो। जियानली इस बात को कब एक्सेप्ट करने वाली थी। कहती है कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें क्यों देखने लगी? तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सुयन उसे अपनी गाड़ी से बाहर उतरवा देता है, जिस पर जियानली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शाओ भी कहने लगा कि बॉस कम से कम हम हॉस्पिटल तक तो ड्रॉप कर ही देते, जिस पर सुयन कहता है कि हमने उसे इतना कोई दूर भी ड्रॉप नहीं किया, खुद ही चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियानली को चेंगजी की कॉल आती है। वो इसे मनाना चाह रहा था, मगर ये बोली कि मैंने कहा ना कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, अब मुझे कॉल्स करना बंद करो। उसका नंबर डिलीट करके जियानली अभी सोने ही लगी थी कि तभी उसे शाओ की कॉल आई, जो कह रहा था कि बॉस क्लब में 8 बॉल पूल खेलने के लिए आए हैं। वो कह रहे थे कि अगर तुम उनके बिहाफ पर आकर खेलो तो वो तुम्हारे 200 मिलियन माफ कर देंगे। ये सुनकर तो वो फौरन वहाँ जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ सुयान को अपने एक क्लाइंट के साथ दिखाया जाता है, जिसने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम इस गेम में हार गए तो फिर ये लैंड मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, और अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो फिर मैं किसी और को भेजूंगा। जबकि सुयान इस गेम में कभी भी नहीं हारा, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए ही शाओ ने जियानली को यहाँ पर बुलाया। उसे देखकर सुयान बोला कि ये लड़की मेरे बिहाफ पर खेलेगी क्योंकि मेरी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। उसे तो लगा था कि पिछली गेम की तरह जियानली ये गेम भी हरा देगी, मगर देखते ही देखते सब कुछ उसके अगेंस्ट हो गया और जियानली ने वो गेम जीत ली। एक बार फिर उसे बड़ा नुकसान हो जाता है। जियानली तो खुश हो रही थी, मगर सुयान और शाओ का मुंह देखने वाला था। खैर उसके जीत जाने के बावजूद भी वो क्लाइंट बोला कि मैं तुम्हें अपना लैंड सेल करने के लिए तैयार हूँ, आखिर तुम्हारे बिहाफ पर इतनी प्यारी लड़की खेल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने जियानली को टच करने की कोशिश की, इधर सुयान उस पर भड़क पड़ा, ये कहकर कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो फीमेल्स को खिलौनों की तरह समझते हैं, चाहे फिर हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ना ही हो। उस क्लाइंट को वहाँ से भगा देता है और फिर जियानली ने उसका शुक्रिया अदा किया। यहाँ चेंगजी को अचानक से अपने सामने देखकर जियानली ने उसे चुपने के लिए सुयान को हक कर दिया और कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि जियानली को क्या फेवर चाहिए। खैर अब जब वो ही इतना करीब आ गई थी तो सुयान भी उसे किस करने लगा। इधर चेंगजी को उसका दोस्त कह रहा था कि यार तुम अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बुला पा रहे, वो देखो उस लड़की को, मैं इस तरह की कोई लड़की तुम्हें भी ढूंढ कर दे सकता हूँ। लेकिन चेंगजी बोला कि मुझे इस तरह की बेशरम लड़की नहीं चाहिए, मुझे जियानली की तरह इनोसेंट लड़कियां ही पसंद है। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ सुयान ने जियानली को चक्की काट दी। जब उसने पूछा कि तुमने ये क्या किया, तो वो बोला कि तुमने भी तो एक बार मुझे चक्की काटी थी ना, मैंने बस उसका बदला लिया। ये कहकर वो भी वहाँ से निकल पड़ा। जियानली सोच रही थी कि कितना अजीब लड़का है। साथ ही उसे मैडम लिन की कॉल आई, जो कि इससे अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी, और बेचारी जियानली को तो पता तक नहीं था कि उनका बेटा कहाँ पर घूम फिर रहा होगा। मैडम लिन ने उसे एक एड्रेस बताया कि फौरन से सुयान के पास पहुंचो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तुम्हें भी उसके साथ होना चाहिए। उनके कहने पर जियानली भी
उस जगह पर पहुंच आई और डोर ओपन करते साथ ही कहने लगी कि हेलो मिस्टर सुयान, मैं आपकी वाइफ हूँ। जबकि इस बार भी वो गलत रूम में आ गई, वहाँ पर सुयान था ही नहीं, इसलिए वो सॉरी करते हुए बाहर चली गई। असल में वेटर ने उन लोगों को कोई और रूम दे दिया था, जिसके लिए अब वो शाओ से माफी मांग रहा होता है। शाओ ने जब जियानली को वहाँ से जाते हुए देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लड़की यहाँ पर भी पहुँच आई, कहीं बॉस और ये लड़की डेस्टिनेटेड तो नहीं। घर आने के बाद मेड जियानली से पूछने लगी कि क्या आप यंग मास्टर से नहीं मिली, तो वो कहती है कि जब वो था ही नहीं तो मैं उससे मिलती कैसे। बेचारी मेड को भी इन दोनों की फिक्र हो रही थी कि कभी एक नहीं होता तो कभी दूसरा, पता नहीं इन दोनों का बनेगा क्या। रूम में पहुंचकर उसने सुयान को कॉल की और बताया कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए राजी हूँ। जिसपे वो बोला कि तुम मुझे डाइवोर्स इसलिए देना चाहती हो ना, ताकि दोबारा से मेरी मॉम से बहुत सारे पैसे लेकर जा सको, जिस तरह के पहले तुम्हारे घर वालों ने लिए। सुयन ने ये कहकर कॉल काट दी, जबकि जियानली को तो पता तक नहीं था कि उसके अंकल ने पैसे लिए थे, इसलिए वो फौरन से अपने अंकल को कॉल करके इस बारे में पूछने लगी। इससे उसको पता चला कि मैडम लिन ने 1 बिलियन का प्रोजेक्ट इसके अंकल को दे दिया था, जो कि उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। जियानली को अब होश आया कि तभी तो मैं सुयान को इतनी बुरी लगती हूँ। उसे मैसेज करके बताया कि तुम मेरी तरफ से किसी से भी शादी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसकी ये बात भी सुयान को कुछ हजम नहीं होती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां शाओ और ज़ैंग ने जियानली को कॉल करके बताया कि अगर आज भी आप हमारे साथ गेम खेलने के लिए आ जाएं तो हो सकता है कि बॉस आपके वो 200 मिलियन माफ कर दे। जो सुनकर तो वो फौरन से जाने के लिए राजी हो गई। नेक्स्ट सीन में फौरन से वहाँ पर पहुँच भी गई। ज़ैंग उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवा रहा था, लेकिन सुयान को देखकर उसे गुस्सा आने लगा कि ओ गॉड, ये लड़का दोबारा से यहाँ पर मौजूद है। फिर जब ज़ैंग ने बताया कि ये हाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट है, ये सुनकर तो उस बेचारी के होश ही उड़ गए कि क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरे हस्बैंड के अंकल है। मैं कितनी बार इन्हें डांट चुकी हूँ। सबके सामने उसे अंकल कहते हुए सॉरी कर देती है, जो सुनकर सुयान के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए कि अचानक से इससे क्या हो गया। ज़ैंग इस बात को दबाने के लिए बोला कि बॉस आप फिक्र नहीं करे, आजकल सभी लड़कियाँ हैंडसम लड़कों को अंकल बोलती है। तो वो बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रहा है। आफ्टर दैट जियानली सुयान के बिहाफ पर गेम खेलती है, जिसे वो जीत गई थी। तो सुयान ने उसे अपना नंबर शेयर कर दिया कि फ्यूचर में भी हो सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सके। अब जियानली तो वहाँ से चली गई, मगर ज़ैंग और शाओ से ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बॉस कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गए। एक सीन में घर आकर भी सुयान इसी बारे में ही सोच रहा था कि उस लड़की ने मुझे अंकल क्यों कहा। वो अपनी मेड से भी पूछता है। मेड ने बताया कि आजकल के कोरियन ड्रामाज में इस तरह होता है कि जब लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसे भाई कहती है या फिर अंकल। जो सुनकर सुयान को लगा कि शायद वो लड़की मुझे पसंद करने लगी है। वैसे फीलिंग्स तो उसके दिल में भी थी, लेकिन पहले वो उस लड़की की फीलिंग्स जानना चाहता था। दूसरी तरफ जियानली को अपनी फ्रेंड्स के साथ नाइट पार्टी एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपनी फ्रेंड टीना को वॉशरूम का कहकर वहां से चली गई। जहां उसका सामना बाय चांस चेंगजी से हुआ। वो तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और समझाने लगा कि प्लीज क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। आई स्वेयर मेरा रुआन से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उसे बचाना चाहता था। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम नहीं चाहती। प्लीज दोबारा से पैचअप कर लेते हैं। जियानली की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि जिस शादी से तुम रुआन को बचाना चाहते थे, क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि उसी शादी में अंकल मुझे धकेल देंगे। अब कोई फायदा नहीं माफी मांगने का, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। चेंगजी को तो ये सब कुछ मजाक लग रहा था कि प्लीज ये मजाक का वक्त नहीं। अगर ऐसा होता तो मुझे क्यों ना पता होता, और ना ही रुआन को इस बारे में कुछ पता है। तब तक रुआन भी वहाँ पर पहुँच आई थी, जिसने इन दोनों की बातें भी सुन ली। जियानली बोली कि ठीक है, फिर तुम रुआन से खुद ही पूछ लो। चाहे वो सब कुछ पहले से ही जानती थी, मगर चेंगजी के सामने नाटक करने लगी कि मुझे कल ही पता चला, पर मुझे तुम्हें बताते हुए डर लग रहा था। इवन के इस नाटक में वो जियानली के पांव पड़ जाती है कि इसमें चेंगजी की कोई गलती नहीं, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे माफ कर दो। अब चेंगजी को तो उस पर जरा शक नहीं हुआ, मगर जियानली बोली कि अच्छा ड्रामा है, तुम लोग इसे कंटिन्यू रखो, मैं यहाँ से चलती हूँ। उसके जाने के बाद रुआन की पूरी कोशिश थी उसे समझाने की कि अब जियानली को भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है। मगर चेंगजी बोला कि नहीं, वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती, और फिर जियानली के पीछे भागने लगा। उधर जियानली को रोड पर अकेले खड़े हुए देखकर शाओ पूछने लगा कि बॉस हम इस जियानली को भी अपने साथ लेकर चले। तो वो बोला कि हाँ ठीक है। तभी चेंगजी आकर उसे हक कर देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जहाँ तक तुम्हारी शादी की बात है तो आई स्वेयर मैं उसे खत्म करवा दूंगा। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर सुयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने शाओ को इसे रिसीव करने से मना कर दिया और सीधा चलने के लिए कहा।
जियानली उसे इस एक्ट पर थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ रुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये एक अनाथ लड़की थी, हमारी फैमिली ने इसे सहारा दिया और अब इसे देखो तो सही, इसने मुझसे चेंगजी को ही छीन लिया। नेक्स्ट सीन में जियानली काफी ज्यादा सैड थी। वो ड्रिंक करते हुए अपनी फ्रेंड त्यान को बता रही थी कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे अपनी जिम्मेदारियों तक का एहसास नहीं। उसे भी जियानली के लिए काफी बुरा लग रहा था। दिल ही दिल में कहने लगी कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं जानती हूँ कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी किसी को जरूर बनाया होगा। कुछ देर के बाद जियानली को जैंग की कॉल आती है, जो बहाने से उसे एक नाइट पार्टी में इनवाइट करना चाह रहा था। क्योंकि बॉस का मूड ऑफ होता है तो उसे लगा था कि मिस जियानली ही उसे ठीक कर पाएगी। 200 मिलियन माफ करने के चक्कर में जियानली वहाँ पहुँच तो गई, मगर सुयान इसे देखना भी नहीं चाह रहा था। शाओ से कहने लगा कि इसे यहाँ पर किसने बुलाया। जियानली को वहाँ बैठने तक नहीं देता, यहाँ से जाने के लिए कहा। तो सुनकर वो भी जाने लगी कि पता नहीं इससे हो क्या गया है। बाहर आते साथ ही उसे वो क्लाइंट मिला जिसे पहले ही जियानली पसंद आ चुकी थी। उसे तो लगा कि शायद आज मेरी किस्मत खुल गई। वो जियानली के साथ जबरदस्ती करने लगा कि उसकी आवाजें सुनते हुए सुयान बाहर पहुंच आया। आते साथ ही क्लाइंट को किक करके पीछे पुश कर दिया। शाओ और जैंग से कहने लगा कि इसे ले जाकर अच्छे से सबक सिखाओ ताकि दोबारा इसकी ऐसी हिम्मत ना हो पाए। जियानली सुयान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अंकल कह देती है, जो इसे तो और भी अजीब लगा। पूछता है कि आज तुमने मुझे अंकल क्यों नहीं कहा बजाय मिस्टर हाउ कहने के। इस पर जियानली कहती है कि शायद मैं आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी आपसे फॉर्मल बात करूं। जो कहकर वो वहां से चली गई। बाहर जाते साथ ही उसे रुआन की कॉल आई और इमरजेंसी का कहकर उसे घर बुला लिया। असल में वो इसे दिखाना चाहती थी कि चेंगजी और मैं साथ में सोए थे। चेंगजी बेचारे को तो कुछ भी पता नहीं था कि ये हुआ कैसे। जियानली को देखकर वो उसे माफी मांगने लगा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, जबकि जियानली वहाँ से चली गई। रुआन इसे ब्लैकमेल करने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। जियानली को एक एक करके बैड लक का सामना करना पड़ रहा था। सैड होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है, मगर एंड टाइम पर सुयान ने आकर उसे पकड़ लिया और पूछ रहा था कि तुम्हें हुआ क्या। फिर उसे उठाते हुए घर ले आया। क्योंकि उसे इस लड़की के घर का नहीं पता था तो अपने घर ले आया। मैड ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। मगर अगली सुबह जब जियानली की आंख खुली और उसने सुयान को अपने सामने देखा तो हैरान होकर पूछने लगी कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो बोला कि तुम ठीक तो हो ना, ये मेरा घर है, जरा आंखें खोल कर देखो। आखिरकार जियानली ने उसे क्लियर करके बता दिया कि मैं तुम्हारे नेफ्यू की वाइफ हूँ। जो सुनकर वो बेचारा सैड हो जाता है और सैड फेस उठाकर नीचे आने लगा। वही मेड आंटी उसे सूप देते हुए बोली कि जल्दी से जाकर इसे बहू को पिला दो। वो बोला कि क्या आप इसे जानती हो। आंटी बोली कि क्या फजूल बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ को कैसे नहीं जानती होंगी। यहाँ तो वो शॉक ही हो गया कि क्या मेरी वाइफ, वो लड़की मेरी वाइफ है। उसने आंटी को भी बताया कि असल में हम दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और उसे लगता है कि वो मेरे नेफ्यू की वाइफ है। आंटी भी सुनकर पहले तो हैरान हो गई, फिर उसे मशवरा दिया कि जल्द से जल्द अच्छा मौका ढूंढकर उसे सच बता दो। जिसके बाद वो रूम में जाता है। डोर पर नॉक करके उसे बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे मेड आंटी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जियानली बोली कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो और वो पैसे भी तुम्हें वापस चाहिए जो मेरे अंकल ने लिए, पर आई स्वेयर मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। सुयन कहता है कि नहीं, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए और जहाँ तक डाइवोर्स की बात है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो उसे चेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये कहकर सुयन वहाँ से चला गया और जियानली को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये लड़का इतने अचानक से अच्छा कैसे बन गया। नेक्स्ट सीन में ऑफिस जाते हुए जियानली को रुआन और चेंगजी मिले, जो कि इससे मिलने के लिए ही आ रहे थे, इसको अपनी शादी का कार्ड देने। रुआन का मकसद तो उसे जेलस करवाना था, मगर चेंगजी का दिल ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। आफ्टर दैट शादी का फंक्शन दिखाया जाता है, जहां जियानली पहुंच तो गई थी और चेंगजी उसे देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कि अभी भी उसके चांसेस हो कि जियानली मान जाए तो वो इस शादी के लिए इनकार कर देगा। लेकिन जियानली ने उसे ये ख्वाब देखना बंद करने के लिए कहा। वो जियानली को भी काफी बातें सुना देती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लोगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो भी इससे अच्छा खासा आईना दिखाकर वहाँ से चली गई, मगर बाहर जाने से पहले उसे उसका अंकल मिला, जो उसे थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुम्हें इस शादी में आने की जरूरत क्या थी जब तुम्हें पता था कि चेंगजी के दिल से तुम अभी तक निकली नहीं। जियानली को उनसे काफी सारे गिले होते हैं कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और ऐसा लगता है कि चेंगजी को मुझसे छीनने का प्लान भी आपका पहले से था। इससे पहले कि अंकल उसे दोबारा थप्पड़ मारता तब तक सुयान भी पहुँच चुका था और उनसे कहता है कि मैं हाउ फैमिली
फैमिली का मेंबर हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर दोबारा आपने हाफ फैमिली के किसी भी मेंबर को हाथ लगाने की कोशिश की। आफ्टर दैट उसने जियानली को अपने साथ ले जाकर उसे पॉलर से तैयार करवा दिया था, क्योंकि वो इसकी फैमिली को दिखाना चाहता है कि जियानली कोई बेचारी सी लड़की नहीं। फिर दोनों ही दोबारा से रुआन की शादी में आते हैं, जहाँ रुआन उसे नीचा दिखाने के लिए कह रही थी कि अगर रिपोर्टर्स को पता चला कि तुम अपने अंकल के साथ शादी पर आई हो तो वो सब तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। जियानली कहती है कि तुम जैसी घटिया सोच यकीनन बाकी सबकी तो नहीं होगी। चेंगजी भी रुआन को ही चुप करने के लिए कह रहा था। जियानली और सुयान के जाने के बाद वो रुआन को अच्छे से समझा देता है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ तो बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। इधर जियानली बाहर आकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि यकीनन रुआन जेलस तो हुई होगी, वो मेरी लाइफ को बदतर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी लाइफ उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सीन में जब सुयान ने ये बात शाओ और जैंग को बताई तो पहले तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर बॉस को मशवरा देने लगे कि जल्द से जल्द उसे सच्चाई बता दो, क्योंकि झूठ बोलने वाले उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन दोनों की बात मानते हुए सुयान ने जियानली को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट पे बुला लिया ताकि वो उसे बता सके कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मगर सुयान को रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखकर उसे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड ने अपने अंकल को भी इनवाइट कर लिया था। इतने सारे डिशेस देखकर वो पूछने लगी कि क्या ये सब उसने मेरे लिए ऑर्डर करवाए हैं। ये उसके लिए काफी खुशी की बात थी। उसे देखकर सुयान को भी अच्छा लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो सच्चाई बता पाता उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। काफी टाइम तक जियानली ने उसका वेट किया, मगर आखिरकार बेचारी को बिल खुद ही पे करके वहाँ से जाना पड़ा, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वेल जाते जाते उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके डर की वजह से वो भागने लगी। तब तक वहाँ सुयान भी पहुँच आया था। वो इसे ऐसे डरे हुए देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ तुम्हें, ऐसे भाग क्यों रही थी, अब देखो ना खुद को चोट भी लगवा दी। फिर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। दूसरी तरफ कोई लड़का जानबूझकर इनकी पिक्चर्स बना रहा था। जियानली ने इसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहा कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, पर ये बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, वो कुछ भी नहीं कहेगा, आखिर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हें चोट लगी है तो मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूँ क्या। जियानली की बात माने बगैर वो उसे उठाते हुए घर ले आया। उसका जूता उतारकर उसके जख्म पर मरहम लगाना चाह रहा था, लेकिन जियानली ने उसे रोक लिया कि काफी देर हो गई है, तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ। इस पर उसे तो लग रहा था कि शायद जियानली मुझे पसंद ही नहीं करती। उसे काफी बुरा लगता है। ये कहकर चला गया कि ठीक है, मैं मेड आंटी को ही भेज देता हूँ तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जब मेड आंटी उसके जख्म पर मरहम लगा रही थी तो जियानली उनसे पूछने लगी कि मेरा हस्बैंड कैसा इंसान है, जिस पर मेड आंटी ने सुयान की काफी सारी तारीफें की कि वो खुद को रूड दिखाता है, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। जियानली सोच रही थी कि चाहे अभी तक मेरे हस्बैंड से मेरी अच्छे से बात नहीं हुई, मगर सुनने में वो कोई बुरा इंसान भी नहीं लगता। मेड आंटी के जाने के बाद रुआन ने जियानली को पिक्चर सेंड की, जिसमें सुयान ने उसे उठा रखा था। यकीनन अगर ये पिक्चर्स कोई और देख ले तो गलत ही समझेगा। जियानली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह वो रुआन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच आई। रुआन ने उसके लिए जो कॉफी ऑर्डर करवाई थी उसके बजाय वो सादा पानी पी लेती है और पूछने लगी कि बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। रुआन उससे एक डील करना चाहती थी कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं तो चेंगजी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओ, कभी भी उसके सामने मत आना। जबकि जियानली उसके हाथों ब्लैकमेल नहीं होती, कहने लगी कि तुम जो कर सकती हो कर लो, भला मैं किसी की वजह से चुपती क्यों फिरूं, जो भी किया है तुमने किया है, तुम खुद ही भुगतो। यहाँ रुआन ने स्माइल कर दिया कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, जिस कॉफी को छोड़कर तुमने पानी पिया है असल में ड्रग उसी में मिला हुआ था। यहाँ जियानली पर भी उस ड्रग का काफी हद तक असर हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन ने जियानली को उसे क्लाइंट के हवाले कर दिया था जो काफी टाइम से इसे ढूंढ रहा है। जियानली अभी भी पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, मगर वो खुद को बचाने में हेल्प भी नहीं कर पा रही, बस उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ से सुयान उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंच आया था। क्लाइंट तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया। वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है कि मुझसे एक बार फिर से गलती हो गई, मगर सुयान बोला कि ये तुम्हारी गलती नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है, इसलिए इस बार तो तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। जैंग सुयान के कहने पर उसे सबक सिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जबकि सुयान जियानली को उठाते हुए उसे बता रहा था कि तुम डरो मत, ना ही परेशान हो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में घर लाकर सुयान उसका ख्याल रख रहा होता है, मगर जैसा कि जियानली ड्रंक थी वो नहीं चाहती कि मेरे और अंकल के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी हो, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। इवन के रूम से भी निकलकर बाहर चली गई। इधर सुयान सोच रहा था कि कहीं ये किसी और को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुयान ने उसके लिए सूप प्रिपेयर
करवा दिया था और नोट पर लिखा था कि इसे याद से पी लेना। उसका ये केयरिंग बिहेवियर देखकर जियानली सोच रही थी कि काश तुम मुझे कुछ टाइम पहले मिले होते। दूसरी तरफ ज़ैंग ने उस क्लाइंट की अच्छी खासी खातिरदारी तो कर दी थी, मगर सुयान का दिल अभी भी नहीं भरा। वो खुद उसके हाथ से स्टिक लेकर इस क्लाइंट को बुरी तरह से मारता रहा, जबकि ये उससे माफिया मांगता रहा कि मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आफ्टर दैट सुयान घर आता है जियानली का हाल जानने के लिए, मगर उसने जब इसे अपने रूम में देखा तो काफी डर गई और पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप प्लीज यहाँ से बाहर जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड हम दोनों को साथ में देख ले तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सुयान इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझा था, लेकिन पहले तो वो ये जानना चाहता था कि जियानली मुझे पसंद करती है या नहीं, इसलिए वो डायरेक्टली ही पूछ लेता है। वो बोली कि भला मैं आपको क्यों पसंद करने लगी, आप मेरे अंकल हैं और फिर बाहर हजारों लड़कियां हैं, आप मेरे करीब ही क्यों आ रहे हैं, प्लीज मुझसे दूर रहें। नेक्स्ट सीन में त्यान और जियानली मिलकर रुआन को अच्छे से सबक सिखाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ट्रिक किया और मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने की कोशिश की। इन दोनों के बीच में चेंगजी भी आ गया था, जहाँ रुआन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जियानली मुझे बुली कर रही है, जबकि ये उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि मैं जियानली को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी बगैर किसी वजह के ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है उससे बात करने के लिए, मगर जियानली उसे बात तक नहीं करना चाहती बल्कि उसे एक जोरों का किक कर देती है। बेचारा चेंगजी तो अब उठने के भी काबिल नहीं था। इसके बाद हमें जियानली को बार में ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। सुयान भी उसे ढूंढते हुए पहुंच आया, उसके हाथ से वाइन रखते हुए कहता है कि अब बस भी करो और घर चलो। वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन। जिस पर सुयान मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। सुयान को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जियानली को खुद तक का होश नहीं होता, वो उसकी बात को कैसे सुनती। नेक्स्ट सीन में घर आने पर मेड आंटी पूछ रही थी कि क्या मैं आपके लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दूं, तो वो बोला कि नहीं, मैं आज की रात जियानली के पास सोऊंगा। आंटी तो इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि चलो अब मैं मैडम लिन को खुशखबरी सुनाऊंगी। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है कि जब जियानली को होश आया और उसने अपने साथ सुयान को देखा तो चीखे मारते हुए उसे बेड से नीचे गिरा दिया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने मना किया था ना आपको मेरे रूम में आने से। सुयान पहले उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी नहीं याद, जो कि उसे वाकई ही याद नहीं था। फिर उसे चिढ़ाने लगा कि अब तो हम दोनों ने रात साथ में गुजार ली, अब तो तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। जबकि जियानली उसे मिन्नतें करती रही कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसका हस्बैंड तो सुयान ही था। वो स्माइल करते हुए बोला कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, और तो और अगर उसे पता भी चल जाए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है फिर भी उसे कोई मसला नहीं होगा। इस बार अगर तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो मैं उसको ये पिक्चर्स दिखा दूंगा। जियानली बोली कि कौन सी पिक्चर, जिस पर सुयान उसके साथ एक सेल्फी लेता है कि ये वाली पिक्चर। तब तक मेड ने बताया कि आपका नेफ्यू आपसे मिलने के लिए आया है, जिस पर वो जियानली से ये कहकर चला गया कि यहीं पर रहना, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। इधर जियानली को गुस्सा आ रहा था कि ये किस तरह का आदमी है और मेरा हस्बैंड वो मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा। नेक्स्ट सीन में सुयान अपने नेफ्यू के साथ बैठकर कंपनी की कुछ बातें डिस्कस कर रहा था कि तभी उसे जियानली के मैसेजेस आने लगे कि मुझे तुम्हारे अंकल ने लॉक करके रखा हुआ है, प्लीज आकर मुझे बचा लो। अब उसे क्या पता था कि उसका हस्बैंड सुयान ही है और उसके सारे मैसेजेस इसे रिसीव हो रहे थे। सुयान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपने नेफ्यू को भेज दिया कि अगर आइंदा भी कोई काम हो तो मुझसे कॉल पर राब्ता करना। जाते जाते नेफ्यू आंटी को देखकर उन्हें बेस्ट विशेस दे रहा था कि आप और अंकल हमेशा साथ में खुश रहो, जबकि उसे क्या पता था कि जियानली उसे मदद के लिए पुकार रही है। इधर जियानली ने भी बहुत कोशिश की उसे बताने की कि मुझे आकर बचा लो, मगर इतने दूर से उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसलिए नेफ्यू तो इसे गुड लक ही कहकर वहां से चला गया। इधर सुयान का मैसेज रिसीव होता है कि अंकल और आप परफेक्ट मैच है, मुझे यकीन है कि वो आपको बहुत खुश रखेगा। जियानली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कैसा अजीब इंसान है। इधर सुयान कहने लगा कि कहीं तुम जंप करने के बारे में तो नहीं सोच रही, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है, तुम्हारी फ्रीडम मेरे हाथों में है, तो तुम्हें मेरी बातों को मानना चाहिए। नेक्स्ट सीन में बेचारा सुयान अपना लटका हुआ मुंह अपने दोनों असिस्टेंट्स के पास ले आया था कि अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसे प्यार करता हूं और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। जिसपे ये दोनों भी अपना दिमाग लड़ाकर उसे डिफरेंट आइडियाज दे रहे थे कि किस तरह मिस जियानली को आपसे प्यार हो सकता है। सुयान भी उनके आइडियाज को फॉलो करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। रात में भी वो सनग्लासेस लगाकर पहुंच गया उसके लिए फूलों का बुके लेकर, लेकिन इम्प्रेस होने के बजाय उल्टा जियानली को उस पर गुस्सा आ गया क्योंकि उसे रोजिस से एलर्जी थी और उसे बुरी
तरह से छींक के आने लगी। नेक्स्ट आइडिया ये था कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग मसल्स बहुत पसंद होते हैं, तो अगर ज़ियानली अपनी आंखों के सामने आपके मसल्स देखेगी तो यकीनन उनको आपसे प्यार हो जाएगा। उस बेचारे को तो जो मशवरे मिले हुए थे वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, मगर ज़ियानली उसे ऐसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम इस तरह की ड्रेसिंग करके मेरे रूम में कैसे आ सकते हो, फौरन बाहर जाओ यहाँ से। सुयान उसका हाथ पकड़कर अपने मसल्स टच करवाता है कि तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो, जैसे हमने एक दूसरे को पहले कभी देखा ना हो। खैर वो इस कोशिश में भी नाकाम रहा, बजाय कि वो ज़ियानली को इम्प्रेस कर पाता, एक अच्छा खासा थप्पड़ खाकर वापस आ गया। अब तो उसकी भी बस हो चुकी थी और वो शाओ उल्लू के पट्टे की ओर बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता, बल्कि उसे कहता है कि बेटा तुम तैयारी करो, तुम्हें अफ्रीका भिजवा रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो रो कर सुयान की मिन्नतें करने लगा कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजे, मैं तो आपके बगैर रह भी नहीं सकता। जैंग बोला कि अब मेरी बारी, देखना मैं आपको सबसे अच्छा आइडिया दूंगा और ये जरूर काम करने वाला है। गर्ल्स को ये बात कभी भी नहीं पसंद होती कि जिस लड़के को वो लाइक करती है वो किसी और लड़की के साथ डेट पर जाए, तो क्यों ना आप ये वाला तरीका आजमा कर देख लें। वैसे भी आपकी दोस्त शिया यूएस से वापस आ गई है, तो आप मिस ज़ियानली को जेलस करवाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुयान एक दफा उसके इस मशवरे को भी मान लेता है। नेक्स्ट सीन में वो सुबह सुबह ही रेडी हो गया था। जब ज़ियानली ने उसे पूछा कि तुम कहीं जा रहे हो क्या, तो वो बोला कि हाँ मैं डेट पर जा रहा हूँ, लेकिन बजाय कोई रिएक्शन देने के ज़ियानली ने उसे गुड लक कहा कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की लड़की जरूर मिलेगी, और फिर वहाँ से चली गई। कुछ यूनिफॉर्म्स के साइज लेने के लिए ज़ियानली कंपनी में आई थी, जहाँ जैंग और शाओ मिलकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं ज़ियानली को जेलस फील कराने की। ये बॉस आज मिस शिया के साथ डेट पर गए हैं, देखो ना दोनों ही साथ में कितने रोमांटिक लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ज़ियानली से भी पूछने लगे कि देखो ये साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, जिस पर वो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन दोनों को बेस्ट विशेस भी दी। अब जैसा कि इन दोनों ने सोचा था सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा था। दूसरी तरफ सुयान को अपनी फ्रेंड शिया के साथ दिखाया गया, जो हेल्प करने पर सुयान का शुक्रिया अदा कर रही थी, पर वो बोला कि कोई बात नहीं, तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह समझा है, आइंदा भी अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। वही जैंग ने इसे कॉल करके बताया कि बॉस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा, अब तो ऐसे फील हो रहा है जैसे मिस ज़ियानली वाकई में ही आपको पसंद नहीं करती। एंड टाइम पर ज़ियानली ने जैंग को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे वो पिक्चर दोबारा दिखा सकते हो, मैं उन दोनों की पिक्चर को देखना चाहती हूँ। ये तो वो दोनों शौक से दिखा देते हैं, साथ ही साथ अपनी बनाई हुई कहानी भी सुनाना शुरू कर दी कि ये दोनों बचपन से ही लवर्स हैं। आज से 5 साल पहले इन दोनों की शादी तो पक्की होने वाली थी, मगर किसी वजह से मिस शिया को अब्रॉड जाना पड़ गया, वो वापस नहीं आई, इसी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वैसे मिस ज़ियानली कहीं आप जेलस फील तो नहीं कर रही? वो बोली कि भला मैं क्यों जेलस फील करूंगी, मिस्टर हाओ मेरे सीनियर है, मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्हें भी कोई लड़की मिली। जो कहने के बाद ज़ियानली वहाँ से चली गई, मगर ये दोनों भी समझ गए थे कि मिस ज़ियानली ने दोबारा इनके बारे में पूछा, इसका मतलब यही हुआ कि वो जेलस फील कर रही थी और कहीं न कहीं वो भी हमारे बॉस से प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों यही बात सुयान को भी बताते हैं कि बॉस पक्का मिस ज़ियानली आपसे प्यार करती है, बस इसी नाटक को जारी रखे और हमें यकीन है कि वो पिघल जाएगी। सुयान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले ही दिन उसने शिया को घर पर इनवाइट कर लिया डिनर करने के लिए, और जब ज़ियानली ने इन दोनों को साथ में देखा तो सुयान उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मेरी दोस्त है। शिया ने ज़ियानली को भी अपने साथ डिनर करने के लिए कहा, मगर उसके जवाब देने से पहले ही सुयान बोला कि कोई नहीं, इसे जाने दो, हम दोनों साथ में डिनर करते हैं ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। बेचारी ज़ियानली का तो मुंह ही लटक गया, दिल ही दिल में उसे काफी बुरा लगा, मगर इन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चली गई। शिया बोली कि ये वही लड़की है ना जिसे तुम लाइक करते हो, बुरा तो इसको बहुत लगा हम दोनों को साथ में देखकर, मगर फिर भी इसने शो नहीं किया। अभी उसे ज़ियानली का मैसेज आया कि हम दोनों डाइवोर्स कब लेने वाले हैं, जिस पर सुयान का मुंह लटक जाता है, और जब शिया ने उसे पूछा तो वो उसे पूरी बात बता देता है कि हम दोनों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। सारी बात जान लेने के बाद शिया उसे डांटने लगी कि बेवकूफ इंसान, तुम अभी तक मेरा यूज कर रहे थे, वो तुम्हारी वाइफ है, फौरन उसे बताओ कि तुम ही उसके हस्बैंड हो, इसमें कोई भी शक नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में शिया ज़ियानली के पास जाकर इस बात का एतराफ करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि तुम समझ रही थी, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। असल में वो मेरा यूज कर रहा था सिर्फ तुम्हें जेलस करवाने के लिए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, इस दुनिया में लड़के तो बहुत है, मगर सुयान की तरह कोई भी नहीं, उसने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, तुम वो एक लौती लड़की हो जिसे वो चाहने लगा है।
ऊपर वाले ने उसे तुम्हें ही सौंपा है, बजाय उसे इग्नोर करने के और दूर दूर रहने के तुम उसे अपना क्यों नहीं लेती हो? मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया को वो एक रूट CEO लगता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। जियानली भी उसे कैसे समझाए कि मैं सुयान को लाइक तो करती हूँ, मगर मैं उसके नेफ्यू की वाइफ हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ कैसे हो सकता है। तब तक वहाँ सुयान भी आ गया, जिसके बाद शिया इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली गई। यहाँ सुयान उसे बताता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, असल में मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। जो सुनकर जियानली पहले ही उस पर गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो, अगर तो ये झूठ शिया के बारे में है कि तुमने उसके साथ डेट पर जाने का मुझसे झूठ बोला था, तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सुयान बोला कि ये नहीं, कुछ और बात है। तुम्हें याद है जिस रात तुम ड्रंक थी और मैं तुम्हें घर लेकर आया था, उस रात मैंने तुम्हें कुछ बताया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है? जियानली कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद। कहीं उस रात तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? वो बोला कि नहीं पगली, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? चलो मैं तुम्हें खुलकर बता देता हूँ। हाउ फैमिली के सेकंड यंग मास्टर, जो तुम मेरे नेफ्यू वांग को समझती थी, असल में सेकंड यंग मास्टर वो नहीं बल्कि मैं सुयान हूँ, और जिससे तुम्हारी शादी हुई वो भी वांग नहीं बल्कि मैं हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जिसे तुम हमेशा वांग को समझती रही। जियानली को अचानक से एक बड़ा झटका लगा कि क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो मुझे मैसेजेस करते थे वो भी तुम करते थे, और वो डोर के पास खड़े होकर तुमने ही कहा था कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स नहीं चाहिए बल्कि मेरे प्यार को चेस करने में तुम मेरी हेल्प करोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। सुयान उसे समझाने लगा कि मुझे खुद भी पता चले कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता था, मगर मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। चाहे वो इसे जो भी क्लेरिफिकेशन देता, मगर जियानली उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थी कि तुम मुझे अंधेरे में रखना चाहते थे, तुम चाहते तो मुझे बता सकते थे। मैं आइंदा कभी भी तुम्हें नहीं देखना चाहती, बल्कि तुमसे मुझे नफरत होने लगी है। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। नीचे शिया बैठी उसका वेट कर रही थी और उसे समझाने लगी कि सुयान को इतना बड़ा दोष मत दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो नहीं जानता था कि वो तुम्हें सच्चाई कैसे बताए। जबकि वहाँ से भी जियानली ये कहते हुए चली गई कि मैं इस इंसान को कभी भी दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती। शिया सुयान को काम डाउन करते हुए कहती है कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा उसे मनाने का। फिलहाल वो गुस्से में है, इसलिए उसके पीछे जाने का कोई भी फायदा नहीं। नेक्स्ट सीन में जियानली बार में ड्रिंक करने के लिए आई हुई थी, जहाँ उसकी फ्रेंड टीना आकर पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है। वो पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। असल में उसे सुयान ने ही भेजा था जियानली को कंपनी देने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि जियानली सैड होगी। खैर, इसके बाद वो अपना दुखड़ा सुनाने लगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, सुयान ने उसे कितनी बड़ी बात छुपा कर रखी। इस पर त्यान उसे समझाने लगी कि पगली, तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करती कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे इंसान से हुई है। तुम हमेशा तो उसकी तारीफ किया करती थी कि वो कितना अच्छा है, बजाय उस पर गुस्सा करने के उसे माफ कर दो। तुम जानती हो ना कि वो तुमसे प्यार करता है। ये सारी बातें पीछे ही खड़ी रुआन ने भी सुन ली। अब ये बात उसे कैसे हजम होती कि जियानली की शादी इतने अच्छे लड़के से हुई है, जबकि चेंगजी भी मेरा ना हो पाया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुयान को कॉल आती है कि जियानली का कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोग कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मगर वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसे रुआन ने किडनैप कर लिया था और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया, इवन के चेंगजी भी मेरा ना हो पाया, अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी होगी। जियानली बोली कि आखिर इसमें मेरा क्या कसूर, सब कुछ किया दरा तुम्हारा और तुम्हारे डैड का है, मैंने अपनी मर्जी से किया ही क्या। तब तक सुयान भी वहाँ पर पहुँच आया था, जो रुआन को काम डाउन करते हुए कहता है कि प्लीज उसे कुछ मत करो, इसके बदले में तुम जो चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। रुआन की एक शर्त थी कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वो जियानली नहीं बल्कि मैं थी, अब तुम इसे छोड़कर मुझसे शादी करो। सुयान मान गया कि ठीक है, तुम इसे छोड़ दो, आई प्रॉमिस कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रुआन भी इसकी बातों में आ गई थी, मगर फिर कहने लगी कि तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या। जो कहने के बाद वो जियानली को नाइफ से हिट करने ही लगी थी कि बीच में सुयान आ गया और वो नाइफ उसे चुभ जाता है। रुआन को तो फौरन से सुयान के आदमियों ने आकर पकड़ लिया, जबकि सुयान जियानली को हौसला दे रहा था कि तुम परेशान मत हो, ना ही डरो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि जियानली के लिए अपना रोना रोकना मुश्किल हो पा रहा था। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ अभी तक सुयान को होश नहीं आया था और जियानली को उसकी फिक्र हो रही थी। उसे कहती है कि प्लीज तुम जल्दी से उठ जाओ ना, मैं वादा करती हूँ कि जो कुछ भी हुआ मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। सुयान उसे सरप्राइज देते हुए कहता है कि यार मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाह रहा था और एक तुम हो कि मुझे सोने ही नहीं दे रही। उसे होश में देखकर जियानली बहुत ज्यादा खुश हो गई, कहने लगी कि तुम अभी भी मुझे फूल बना रहे हो, मैं कितना परेशान थी तुम्हारे
लिए। आफ्टर दैट सुयान उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। जब जियानली बोली कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो वो बोला कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो एक बार मुझे हस्बैंड कह के दिखाओ। जब जियानली नहीं कहती तो वो पेन होने की एक्टिंग करने लगा और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।